नमस्कार बंधुओं, जिन बातों को यहाँ कही गई है उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों का यह जो कार्यकाल है यह समावेशी विकास का कार्यकाल है। मोदी सरकार के विकास के मॉडल की सबसे बड़ी जो ताकत है कि इसने करोड़ों इस देश के व्यक्तियों को ताकतवर बनाने का काम किया है, सबको ताकत दी है और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया है। नया भारत का एक जन्म हुआ। एक भारत आजादी के लगभग 65-70 वर्ष पहले का है, दूसरा भारत उसके बाद के 11 वर्षों का है। आप तुलना करके देखेंगे सब कुछ तो सचमुच में बदल गया है। अब विकास के आंकड़ों को पहले इस 11 वर्ष के पहले डीजीपी के आधार पर आंका जाता था। डीजीपी कितना बढ़ा यानी विकास उतना हुआ, देश उतना आगे बढ़ा। अब डीजीपी ही सिर्फ आधार नहीं है, जीडीपी। अब जीडीपी ही वो आधार नहीं है। आंकड़ों से ही सारा कार्य नहीं होता। इस बात को आज जो 11 वर्षों की कार्य प्रणाली है उसने इसको सिद्ध किया है। अब जो यह जाना जाता है विकास, वह लोगों के सम्मान का अवसर कितना प्राप्त हुआ, लोग कितने आत्मनिर्भर हुए। देश में जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है विकास के कतार में, वह कितना आगे बढ़ा। अब ये पैमाना बना है। हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा कि जब तक समाज के उस अंतिम कतार में जो व्यक्ति है वह आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ा दिखाई नहीं देगा। और इन 11 वर्षों के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की नीतियों में सर्वप्रथम इस बात को स्वीकार किया गया और आज वह अंतिम व्यक्ति समाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी कारण भारत भी बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यह 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो देश को जोड़े। दूसरा है ऐसा विकास जो सबको लेकर चले। और तीसरा है सरकारी कामकाज को इतना आसान बनाना कि आम आदमी को ताकत मिले। और चौथा है मैन्युफैक्चरिंग जो लोगों को रोजगार दे। इन 4 स्तंभों को लेकर के सारी नीतियां बनी है या डिजी लॉकर है या डीबीटी है। इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को किस प्रकार से जोड़ा गया है और लाभार्थियों को लाभ किस तरह से सीधे उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है। तो यह सब अद्भुत जो यह काम है, इतना बड़ा देश। और इस प्रकार से एक समय पर एक प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 100 पैसा भेजते हैं, उसमें से उनके यहाँ पहुंचने तक 85 पैसा रास्ते में रह जाता है, यानी उन तक पहुंचने में सिर्फ 15 पैसा पहुंच पाता है। आज ये बात नहीं है। आज का प्रधानमंत्री जितना पहुंचना है उससे कुछ ज्यादा ही पहुंचा पाने में सफल है। बीच में कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। उस बिचौलिया को समाप्त किया। भ्रष्टाचार को कई प्रकार से अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया है। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले सिर्फ 7 एम्स थे, 7, आज 23 एम्स है। कैसे हो गए 11 वर्षों में? वो 65-67 वर्षों में क्यों नहीं हुआ? केवल 7 एम्स खोल सके। मेडिकल कॉलेज कितने थे? 387 पूरे भारतवर्ष में। आज 780 मेडिकल कॉलेज हो गए और रोज खुल रहे हैं। जनधन खाता को आप, ये तो सारी दुनिया के लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे वो 55 करोड़ खाता खोल देना एक साथ। और देश का वह व्यक्ति जिसने कभी
बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, उसका अकाउंट खुल जाना, और वह भी करोड़पति अरबपति के साथ अपना पासबुक लेकर के और शान के साथ वहां खड़ा है, अपना हिसाब लेने गया है, इसी लाइन में खड़ा है। ये अवसर प्रदान करना। और जनधन खाता केवल खाता नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के लाभ और उसके कारण जो उसमें राशि गई है, तो आज सभी गरीब के पास कुछ न कुछ उसका धन बैंक में जमा है, और उससे कुछ कर लेने के लिए और सरकार की जो मदद मिल रही है उससे वो सक्षम हुआ है। 55 करोड़ आबादी, हम कहते हैं ना, इतनी आबादी यूरोप की नहीं है जितनी आबादी को इस जनधन खाता ने कवर किया है। 10 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा दे दिया, एक साथ लकड़ी पर जो रसोई बनाने वाले लोग थे उनको। जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन है, इस क्षेत्र में तो अद्भुत उपलब्धि हासिल हुई है, और जितना एक्सपोर्ट इसमें हुआ है, जितना निर्यात हुआ है, और जितना विदेशी मुद्रा हमें उससे प्राप्त हुआ है, तो हम गर्वान्वित हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रूप में पा करके कि ऐसा एक महान व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी और देश को आगे बढ़ाने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। इन 11 वर्षों के उपलब्धियों ने सिद्ध किया है कि दुनिया के इस प्रकार से और इस अर्थव्यवस्था में भी भारत अभी 5वीं तक था, अब 4थी अर्थव्यवस्था बन गया और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दुनिया परेशान है, चीन परेशान है, अमेरिका परेशान है, और भी जो विकसित देश है परेशान है कि भारत कैसे जापान को पीछे ढकेल करके, अब चीन को पीछे ढकेल के और आगे बढ़ने के लिए, और ये एक बड़ी छलांग लगाने को हिंदुस्तान तैयार दिखाई पड़ रहा है। तो अर्थ जगत में भी हमारी मजबूती से जो पहुंच हुई है उसको भी दुनिया देख रही है। तो हम सब आज गर्वान्वित हैं। पुनः एक बार हम इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में देश जिस प्रकार से दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है और देश के लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। देश में जो अंतिम और कतार में जो अंतिम व्यक्ति था वह लाभान्वित हुआ है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो वर्ग किसी न किसी रूप में लाभान्वित नहीं हुआ है। देश में लाभार्थियों की संख्या आप अगर पूछें तो करोड़ों में वह संख्या आ गई है। तो इस प्रकार से यह देश समृद्धि की ओर बढ़ा है। हम आशा करते हैं कि जनता ने जिस प्रकार के समर्थन दिया है, स्नेह दिया है, यह स्नेह आगे भी और ये जारी रहेगा तो भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। के शासनकाल में बिहार के जीडीपी की उल्लेखनीय प्रति व्यक्ति 2005 में 7,914 रुपए था, जो 2025 में बढ़कर प्रति व्यक्ति 66,828 रुपए हो गया। ब्रिटिश राज में किए गए प्रगतिशील सुधार और बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास योजनाओं के प्रति बिहार में कहाँ आज के डेट में किसी भी व्यक्ति का 66,828 रुपए पैसा मिल रहा है और उसको बढ़ोतरी हुई है। कहाँ दी 66,828? अभी आंकड़ा कहाँ का बोल रहे हैं हमको नहीं पता। आप ही का दिए सरकार का दिए आंकड़े के मुताबिक नहीं। गरीबी रेखा से जब ये नहीं है बात, तो गरीबी रेखा से 15% लोग कैसे ऊपर आए? बिहार के अंदर ही आए। ये दोनों तो बात एक नहीं ना है, दोनों तो दो बात है। मैं बताता हूँ उसको। गरीबी से गरीबी रेखा से ऊपर जाने का आखिर कैसे आए? तो ये हमको 2005 में जब हम लोगों को सत्ता मिली थी, उस समय पर बिहार की जो जीडीपी थी वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए पर थी। ठीक है, आज वो इस बार जो बजट जो पेश हुआ है विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, वो बजट 3,27,000 करोड़ रुपए का है। तो ये बजट की प्रगति जो है, जैसे जैसे बजट का आकार में वृद्धि होगी, स्वाभाविक तौर पर जो समाज में जो सामान्य लोग हैं उनका जब तक इनकम का स्रोत नहीं बढ़ेगा या उनकी व्यक्तिगत जो आर्थिक व्यवस्था है अगर वो नहीं डेवलप होगी तो आपकी जीडीपी नहीं विकसित होगी। जीडीपी तो प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में रख के बनती है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे बिहार का बजट बढ़ा है
तो स्वाभाविक तौर पर लोगों का जो इनकम का जो चार्ट है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा अभी वित्त मंत्रालय ने, मुझे भी ध्यान में है ये आंकड़ा वित्त मंत्रालय ने जब अभी जो बजट पेश हुआ था, माननीय सम्राट जी ने जब बजट पेश किया था, उस समय पर ये विषय उन्होंने रखा था। लेकिन ये सापेक्षता का सिद्धांत के आधार पर है। अगर जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, कुल मिलाकर इतना ही। तो मतलब ये 25 में आप लोग जीडीपी बढ़ा करके 66,828 लाख का अभी जीडीपी नहीं है, वो प्रति व्यक्ति आय है। तो आय 66,828 तो अभी 2025 में है कहाँ पे? अभी भी 8,000 10,000 रुपए लोग काम कर रहे हैं, कट रहे हैं। तो साल में कितना हुआ? 19 लाख रोजगार के लिए हम लोगों ने अपने पिछले बार मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी, ठीक है। हमने कहा हम लोग 19 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी जोड़कर देंगे 2025 के चुनाव के पहले। अभी जो शिक्षकों की बहाली सहित बीपीएससी या एसएससी की जो बहाली है, इन टोटल बहालियों को अगर आप एक्युमुलेट करके जोड़ेंगे तो ये संख्या 12 लाख से ज्यादा है। हमने अपने कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं किया। दूसरी बात, ये पहला ऐसा मौका है, देखिए जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक तौर पर जो इनकम के जो स्रोत हैं लोगों के वो बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से बिहार के, आप भौगोलिक क्षेत्र में, हम लोग पार्टी के पदाधिकारी के नाते आज के समय में बिहार के सभी दिशाओं में जाने का अवसर मिलता है, तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त प्रगति आई। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट का विषय भी बढ़ेगा। आप बक्सर में चले जाइए, एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन आपके बक्सर में कौन सा जगह हुआ? नवानगर में एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने डेवलप किया। गया में अभी 3,000 एकड़ जो है वो जमीन हमने एक्वायर किया है, केंद्र सरकार ने एक्वायर किया है उसको, जिसमें बिहार बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है वहां पर लगेगी। आप चंपारण जाइए, मधुबनी जाइए, दरभंगा जाइए, आप इन क्षेत्रों में जब भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटी बेस्ड जो जिसको एमएसएमई से हम लोग कह सकते हैं, आपके यहाँ 17 इथेनॉल के प्लांट्स चल रहे हैं बिहार में, पिछले 5 वर्षों में वो लगे। और बिहार का एक मक्का जो पहले बांग्लादेश में भेजा जाता था, इसको मुर्गा लोग खाते थे बांग्लादेश में, आज के समय पर सारा मक्का का जो उत्पादन है बिहार में, वो बिहार की 17 इथेनॉल की इंडस्ट्रीज में ही चला जा रहा है। तो ये जो प्रगति हुई है इसका असेसमेंट भी करना पड़ेगा, और इसको ठीक से देखने पर आपको ध्यान में आएगा कि पिछले 5 वर्षों में बिहार में इंडस्ट्रीज के सेक्टर में बहुत माकूल प्रगति हुई है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी प्रगति उस प्रकार से नहीं दिख रही है जितना एकाएक दिखना चाहिए, माने चिमनी से धुआं निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जिसको हम लोग अपने सस्टेन्ड लैंड में जितना पैदा कर सकते हैं उतना पिछले 5 वर्षों में हुआ है। अगले 5 वर्ष को सरकार जब हमारी बनेगी 2025 में, अक्टूबर के बाद, जब हम लोग 2030 में मिलेंगे तो बिहार के चारों दिशाओं से आपको चिमनी से धुआं निकलता है। आपने कहा कि नल जल योजना का पानी सब घर पहुंच रहा है, बहुत सारे लोगों के यहाँ तो नल जल का पानी ही नहीं पहुंच रहा है। नल जल की बात की आपने, बहुत सारी जगह पहुंच नहीं रहा, कई जगह टंकी ध्वस्त है, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है नल जल। हमने क्या कहा, हमने उसको पहुंचाने की कोशिश की, उसको सस्टेन करना एक अलग प्रक्रिया है, उसको सस्टेन भी करें। कोई चीज कार्य नहीं करेगा, मतलब लॉन्ग टर्म की, जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में कोई चीज बनता था 100 साल 200 साल, नहीं लॉन्ग टर्म में हमने किया ना। आज यहाँ से आपको बक्सर जाना है, क्या मिनट लगता है उसको बताइए? क्या मिनट लगता है? यहाँ से दिल्ली जाने में क्या मिनट लगेगा? कलकत्ता जाने में क्या मिनट लगेगा? कहीं किया कैसे नहीं? अरे सीधे कह देना नहीं, यहाँ चकाचक दिखाई दे रहा है और आप कहते हैं कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हम प्रयास कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, उसको मानिए। आगे हमारे ठाकुर जी जो प्रदेश के और कुछ पूछना होता हो तो